हेलो स्टूडेंट्स, आज डाइसैकेराइड के रूप में हम माल्टोज़ को पढ़ने जा रहे हैं। माल्टोज़ की संरचना जो कि एक डाइसैकेराइड है, यानी कि इसमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं। इसकी पूरी संरचना को हमें इस्टेब्लिश करना है कि दोनों जो यूनिट्स हैं वो किस कार्बन से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से वो आपस में जुड़ी रहती हैं। तो हम स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस करिए, अणुसूत्र का निर्धारण किया और पता किया कि इसमें 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन, C12H22O11 इसका अणुसूत्र है। बनाते कैसे हैं माल्टोज़ को? स्टार्च, इसको मांड कहते हैं, जो आलू में, चावल में, इनमें पाया जाता है। इनका आंशिक जल अपघटन अगर हम करें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर बार्ली या जौ में पाए जाने वाले एक एंजाइम जिसका नाम है डायस्टेज, इसकी उपस्थिति में, अम्ल या डायस्टेज की उपस्थिति में इसको हम जल अपघटन करें स्टार्च का, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, दो दो के टुकड़ों में, और हमें माल्टोज़ यूनिट्स प्राप्त होती हैं। संरचना को इस्टेब्लिश करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका जल अपघटन किया, हाइड्रोलिसिस किया माल्टोज़ का, ये पता करने के लिए कि किस किस से मिलकर चीज़ से मिलकर बना है। तो अम्ल की उपस्थिति में जब हम माल्टोज़ का हाइड्रोलिसिस किया तो हमें देखने को मिला कि 2 ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर माल्टोज़ का निर्माण करते हैं, या फिर माल्टोज़ का जल अपघटन करने पर हमें 2 ग्लूकोज के यूनिट प्राप्त होते हैं। यानी कि प्राप्त होने पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ग्लूकोज यूनिट को जोड़ने पर हमें एक जल के अणु का निष्कासन करना पड़ेगा, तब जाके हमें माल्टोज़ की एक यूनिट प्राप्त होगी। यानी कि दोनों यूनिट्स आपस में एक जल के निष्कासन के द्वारा जुड़ती हैं और हमें माल्टोज़ प्राप्त होता है। दूसरी बात, हमने रिएक्शन की माल्टोज़ की पूरे मॉलिक्यूल की फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्ट और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। तो अगर इसमें फ्री एल्डिहाइडिक समूह होगा तो ये अभिक्रिया करेगा इन तीनों से, इनको रिड्यूस करेगा, अदरवाइज यह रिड्यूस नहीं करेगा। तो हमने देखा इट कैन रिड्यूस फेलिंग, टॉलरेंस एंड बेंडिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है इट्स ए रिड्यूसिंग शुगर, यह एक अपचायक शर्करा है, यानी कि इसके अंदर एक फ्री एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों ग्लूकोज में है, कम से कम एक ग्लूकोज तो ऐसी यूनिट है जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक समूह है। फ्री एल्डिहाइडिक समूह बच्चों, अब हमारा पूरा चैप्टर एंड होने वाला है। ये स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ कि फ्री एल्डिहाइडिक समूह या ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का तब मिलता है जबकि उसके अंदर हेमी एसिटाइल लिंकेज हो और वो खुल जाए और वापस से बंद हो जाए। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, जब तक ये दोनों रूप आपस में बदलते हैं, इसके बीच में हमें थोड़ी देर के लिए फ्री एल्डिहाइडिक समूह की संरचना भी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाता है, यानी 3 अणु फिनाइल हाइड्रोजन के लाएंगे और हमें ओसाजोन मिलेगा, अर्थात इसके अंदर भी एक फ्री एल्डिहाइडिक समूह होना चाहिए। नेक्स्ट, यह ब्रोमीन जल के साथ अम्ल से ऑक्सीकृत होकर ब्रोमीन जल के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें मिलता है कंपाउंड, उसका नाम है माल्टोनिक एसिड। माल्टोनिक एसिड जो है वो माल्टोनिक एसिड क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर एक एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है जो कि ऑक्सीकृत होकर हमें माल्टोनिक एसिड देता है। इन सभी अभिक्रियाओं से पता चलता है कि कार्बोन समूह जो है वो चक्रीय हेमी एसिटाइल रूप में उपस्थित होगा, जो ओपन चेन में भी बदल सकता है और क्लोज चेन में भी बदल सकता है, यानी फ्री एल्डिहाइडिक समूह होना चाहिए। यानी कि माल्टोज में एक फ्री एल्डिहाइडिक समूह होता है, वो दोनों ग्लूकोज में किसी एक पर उपस्थित हो सकता है। नेक्स्ट, ये परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन मतलब माल्टोज दोनों रूपों में पाया जाता है तथा म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है। म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है और इसको प्रदर्शित करने में ये, अगर हम अल्फा फॉर्म का देखते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, तो +168 डिग्री आता है, जो कि घटते घटते 136 पे फिक्स हो जाता है, साम्य मिश्रण बनता है। और बीटा रूप 118 डिग्री पर रोटेट करता है ऑप्टिकल रोटेशन, जो कि बढ़ते बढ़ते 136 पर फिक्स हो जाता है। नाउ, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस, अगर हम एक एंजाइम होता है माल्टेज और एक एंजाइम होता है इमल्सिन, इनमें से किसी भी एक के साथ अगर इसका हम क्या करें, जल अपघटन करें, तो दोनों एंजाइम जो है वो अब जल अपघटन करते हैं, पर ये स्पेसिफिक एंजाइम है। स्पेसिफिक का अर्थ होता है ये विशिष्ट एंजाइम है और काम तभी करेंगे जबकि
डाइसैकेराइड में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो, यानी कि दोनों ग्लूकोज यूनिट आपस में अल्फा पोजीशन के रूप में आपस में जुड़ी हुई, अर्थात दोनों के अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अगर होगा तो ये अभिक्रिया करेंगे, अदरवाइज ये माल्टेज और इमल्सन कभी भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिंग साइज इन माल्टोज। अब हम सबसे पहले माल्टोज का रिंग साइज देखेंगे। रिंग साइज को इस्टेब्लिश करने के लिए हम कुछ अभिक्रिया करेंगे और उसके बाद हम पूरा मॉलिक्यूल लिखकर उसकी अभिक्रिया देखेंगे। अर्थात सबसे पहले माल्टोज की संरचना को पूरे, ये दोनों कहाँ से जुड़ी रहती हैं, पूरे माल्टोज की संरचना क्या है, इसके बारे में पता लगाना है। माल्टोज की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, जिससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये माल्टोनिक एसिड देता है, यानी माल्टोनिक एसिड बताता है कि जो फ्री CHO समूह होगा वो अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। माल्टोनिक एसिड मिलने पर हमने माल्टोनिक एसिड का पूर्ण मिथाइलेशन किया, यानी मिथाइल सल्फेट डाइमिथाइल सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर जहाँ जहाँ OH होगा वहाँ वहाँ पूरा माल्टोनिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, रिएक्शन करके क्या देगा, मिथाइल ऑक्टाओ मिथाइल माल्टोनेट, यानी हमें जो है वो कंपाउंड मिलेगा, एक एस्टर मिलेगा माल्टोनिक एसिड का, यानी COOH भी किस में बदल जाएगा, COOCH3 में, सारे OH समूह का मिथाइलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम अब अभिक्रिया करते हैं, अब अभिक्रिया किससे करेंगे, नेक्स्ट अब हम अभिक्रिया करेंगे, ये पूरी की पूरी रिएक्शन मैंने तुम्हें लिख के बताई है। रिएक्शन कैसे है, ऑक्टाओ मेथिल माल्टोनेट, इसका जल अपघटन करेंगे अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें दो कंपाउंड मिलेंगे 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मेथिल डी ग्लूकोपायरेनोज, यानी 2, 3, 4, 6, 4 जगह टेट्रा मतलब 4, ओ मेथिल OCH3, डी ग्लूकोपायरेनोज ये मतलब ग्लूकोज मिलेगा जो पायरेनोज फॉर्म में है, और दूसरा मिलेगा 2, 3, 5, 6 टेट्रा ओ मेथिल ग्लूकोनिक एसिड, जो स्टार्टिंग में माल्टोनिक एसिड था वही पोर्शन जो है वो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड में। यानी सारी रिएक्शन से हमें पता चला कि पूर्ण अपघटन होने में पता चला कि ग्लूकोज के अणु में C4 पर फ्री OH समूह है, दूसरे ग्लूकोज के एक C1 पे फ्री OH समूह है। इसका मतलब पता चलता है कि C1 और C4 आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और यही वो जगह हैं जो आपस में जुड़ने के लिए काम में आती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के काम में आती है, और ओरिजिनल रिंग साइज माल्टोज में पायरेनोज होता है। अब देखो मैं पूरी रिएक्शन लिख के बता रहे हैं, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। अगर ये संरचना माल्टोज की, तो देखो पहले यूनिट में मैंने 6 कार्बन लिखे, कार्बन नंबर 5 और 1 के बीच में हेमी एसिटाइल लिंकेज बना है। ये हेमी एसिटाइल लिंकेज क्या है, खुल भी सकता है और बंद भी नहीं हो सकता है, यानी ये ग्लूकोज की यूनिट जो है वो अल्फा में और बीटा फॉर्म में बदलती जाएगी। देखो मैंने लिखा है अल्फा बीटा ग्लूकोज दोनों रूप में बदल सकता है हेमी एसिटाइल लिंकेज के कारण, और ये दूसरी मैंने ग्लूकोज यूनिट लिखी है, ये अल्फा फॉर्म में है। ग्लूकोज जो है वो किस रूप में है, अल्फा में, H और OH है, जिसमें OH जो है वो कार्बन नंबर 4 के OH के साथ जल का अणु निष्कासित करके अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसे मैंने O लिखा है, इस रूप में आपस में जुड़ी रहती है। अब हम करते हैं ब्रोमीन जल के साथ इसका ऑक्सीडेशन। तो देखो ये सेकेंड यूनिट तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली यूनिट जो था वो एल्डिहाइड समूह आया होगा फ्री, इसलिए ये किस में बदल गया, COOH में माल्टोनिक एसिड मिलता है। इसका डाइमिथाइल सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या मिलता है, मिथाइल एस्टर ऑफ ऑक्टाओ मेथिल माल्टोनिक एसिड, यानी जहाँ जहाँ OH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एसिड जो है वो भी OCH3 में बदल जाएगा। तो ये एस्टर मिल गया हमें 4 जगह OCH3, इसलिए इसको बोलेंगे मिथाइल एस्टर ऑफ ऑक्टाओ मेथिल माल्टोनिक एसिड, यानी और दूसरा कह सकते हैं मिथाइल ऑक्टाओ मेथिल मिथाइल माल्टोनेट। अब ये 8 जगह जो OCH3 आया है इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो देखो हाइड्रोलिसिस करने पर ये OCH3 जो ईथर लिंकेज है ये हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। कौन हाइड्रोलाइज होगा, एस्टर, ऊपर जो COCH3 दे रखा है ये, प्लस देखो मैंने HOH लिखा है, ये जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये जल के अपघटन से H और OH के रूप में टूटता है, OH आ जाएगा कार्बन पर, और H जो था वो O के साथ मिलकर, देखो क्या क्या कंपाउंड मिले हमें, देखो 2, 3, 5, 6 टेट्रा
ओ मैथिल ग्लूकोनिक एसिड मिला और दूसरा 2,3,4,6 टेट्रा ओ मैथिल ग्लूकोपाइरेनोज मिला। इंटरेस्टिंग बात, पहली यूनिट पे कार्बन नंबर 4 पे OH है और दूसरे यूनिट पे कार्बन नंबर 1 पे OH है। इसका मतलब ये OH अब जो फ्री फॉर्म में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये पहले फ्री नहीं थे, ये कहीं ना कहीं गायब थे और अभिक्रिया में इन्वॉल्व थे। इसलिए अब ये OH पे 2 का बनना, जिसको मैंने रेड पेन से लिखा है, ये बताता है कि लिंकेज जो है वो 1 और 4 कार्बन के बीच में है। इसलिए ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सा है, 1 और 4 के साथ है। इसलिए अगर मैं इसकी पूरी संरचना आपस में हम देखें तो हम क्या मिलेगा, पूरी संरचना को अगर हम वापस से एक बार देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। अगर ये देखो, ये है ये संरचना, ये देखो अब क्लियर हो गया। कार्बन नंबर मैंने रिंग लिख दिए, देखो A और B। ए रिंग जो अल्फा फॉर्म में है, जो कभी भी अल्फा बीटा में नहीं बदलती क्योंकि इसका OH गायब हो गया है आपस में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में। और ए रिंग जो है वो बी रिंग्स के 4 कार्बन से आपस में जुड़ी हुई है। ये बी रिंग जो है वो खुल भी सकती है, बंद हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बीच में कौन सा समूह उपस्थित है, हेमी एसिटल लिंकेज। इसको मैंने फाइनल फॉर्म में क्यों लिखा है बेटा बच्चों, क्योंकि मेरे को इसी संरचना के द्वारा मुझे हॉवर्ड संरचना भी बतानी है तुम्हें और इसकी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बताना। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में लिंकेज बताते हुए, ताकि सारे समूह सिमेट्रिकल फॉर्म में साइड में आ जाएं। ये है फाइनल स्ट्रक्चर फॉर माल्टोज, इसको याद रखें। तो अब मैंने इसका हॉवर्ड, क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर मैंने देखा पेपर्स में वो पूरा माल्टोज तो क्या कभी कभी बहुत कम आया, पर अक्सर वो देते हैं माल्टोज की संरचना, हॉवर्ड संरचना लिखिए और इसकी संरचना लिखिए, या इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखिए। तो दोनों संरचना मैंने लिखना बताया। इसको लिखेंगे कैसे, ए वाली रिंग को पहले लिखेंगे क्योंकि इसका कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है, बी रिंग को बाद में लिखेंगे क्योंकि इसका कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व है। कुछ नहीं करना है, हॉवर्ड पायरेनोज रिंग बनाइए, ऊपर नीचे ऐसे करके बॉन्ड बनाइए सीधे सीधे। ए रिंग के एक तरफ ऊपर ऊपर ग्रुप जोड़ दीजिए बी रिंग के, और नीचे जो है वो दूसरी तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ के समूह को ऊपर नीचे करके हम जोड़ देंगे। ए रिंग को इसलिए मैंने क्रॉस करके बताया, ए रिंग मैंने पहले लिखी है और बी रिंग उसके बाद में लिया। और ये कौन सा लिंकेज है, अल्फा 1,4 डैश ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ कार्बन नंबर 1 पे देखो मैंने ये लिखा है, ऐसे जिगजैग करके OH लिखा है। इसका मतलब है इट मे बी अल्फा, इट मे बी बीटा। और ये है मेरी जो नीचे संरचना मैंने लिखी है, वो है हमारी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, यानी इसका मतलब संरूपण, कुर्सी संरूपण के रूप में लिखा है। ये पहला वाला अल्फा फॉर्म है और दूसरा वाला जो है अल्फा बीटा दोनों हो सकता है। ए और बी दोनों फॉर्म मैंने लिख दिए। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, अब इनका नाम प्रश्न उठता है, नाम कैसे लिखते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से हम किसी एक को पेरेंट मानेंगे, एक को जनक मानेंगे और दूसरे को प्रतिस्थापी मानेंगे, ठीक है। चाहे ए रिंग को मानो चाहे बी रिंग को मानो। अगर हम ए रिंग को प्रतिस्थापी माने या बी रिंग को माने तो हम सबसे पहले पेरेंट किसको मान रहे हैं, ए रिंग को, यानी कि या बी रिंग को। तो जिसको भी हम पेरेंट मानेंगे वो ब्रैकेट से बाहर रहेगा, और जिसको भी हम क्या मानेंगे, पेरेंट नहीं मानेंगे, पेरेंट नहीं मानेंगे, उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखी 4 का अर्थ है हमने बी रिंग को पहले पेरेंट माना है, तो 4 पोजीशन पे कौन जुड़ा है, 4 तो इसका बाहर लिखेंगे बाहर कि इसके बताता 4 बता रहा है कि 4 पे कौन जुड़ा है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, और जो अंदर लिखेंगे उसके पीछे साइल लगाएंगे, SYL ग्लूकोपाइरेनोसाइल और ब्रैकेट बंद, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, अल्फा फॉर्म में। दूसरा है 1, यानी कि इसके 1 पोजीशन से, अब ए रिंग हमारा पेरेंट है इसलिए लिखेंगे इसके ए नंबर पे कौन जुड़ा है, 4D ग्लूकोपाइरेनोसाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, यानी दोनों रिंग्स जो हैं वो हमने इस तरीके से लिख दिए हैं। जो भी पेरेंट होगा वो पायरेनोज फॉर्म में लिखा जाएगा, और जिस भी रिंग को हमें अंदर लिखना है उसको हम पायरेनोसाइल लिखेंगे, क्योंकि दोनों पायरेनोज फॉर्म में, इसलिए पायरेनोसाइल, और रिंग से बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो उसका नाम लिखेंगे ग्लूकोपाइरेनोज। तो इस तरीके से
हम पूरे माल्टोज की संरचना को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू।